तो ये आप यहाँ पे आ जाओ। इस तरह से एपीआई में अभी तक सिर्फ इतना बताया कैसे एपीआई बनानी है और कैसे टेस्ट करना। अंदर का लॉजिक तो आगे पीछे हो सकता है। अब इस एपीआई को कंज्यूम करेंगे किसी अलग प्रोजेक्ट, तभी होगी ना, एक्चुअल मेरिट रही है, तो ये एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एपीआई जो बनाई है वो भी ASP.NET कोर में, और इसे कंज्यूम भी कहां करूंगा मैं, ASP.NET कोर। ये इसमें यही है। तो अब इसमें क्या करो, एक और प्रोजेक्ट हम यही ऐड कर देते हैं, अलग प्रोजेक्ट होगा। कैसे, और ये जो होगा ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ये नॉर्मल वेब एप्लीकेशन होगी MVC की, जब आप प्रोजेक्ट में टेम्पलेट यूज कर रहे थे। वो एपीआई का प्रोजेक्ट है जो पहले, जैसे फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और यहां पे ASP.NET वही और वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, याद करो। ASP.NET वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर। देन नेक्स्ट, ये आता है, ये वही टेम्पलेट जो प्रोजेक्ट में बनाया हो, ऐड, और यहां पे इसका नेम आप रख लो नेशनल पार्क वेब ऐप और 103। मतलब ये है, ये वेब एप्लीकेशन है, ये एपीआई नहीं है। यानी अब हम दूसरा फेज देख रहे हैं, बनाई और कंज्यूम कर। फिर आएगा सिक्योरिटी। अगर ये एपीआई बनाई है तो कोई भी यूज कर सकता है, नहीं, वो बात में आते हैं। देन नेक्स्ट, क्रिएट, वही .NET 6 और क्रिएट हो गया जी। यहां ये देखो दो प्रोजेक्ट आ, एक वेब एप्लीकेशन और एक एपीआई। अब मैं चाहता हूं जब रन करूं तो दोनों प्रोजेक्ट रन होने चाहिए, क्योंकि अगर बैकएंड रन नहीं होगा तो फ्रंट एंड का नहीं चलेगा, दोनों प्रोजेक्ट। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ। सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहां चूज करो मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स। मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, देन क्लिक ऑन अप्लाई और ओके। ठीक, तो ये आपका जो है, अब जैसे आप रन करोगे तो ये देखो
या प्रॉपर्टीज, अच्छा ये नन है, यहाँ पे क्या करो स्टार, यहाँ पे दोनों को क्या कर दो स्टार। एक दोनों को क्या कर दिया स्टार, अप्लाई, ओके। एक और यहां पे ये दोनों आपने स्टार्ट कर दी। अब रन करो, देखो ये वेब एप्लीकेशन है और ये आपकी एपीआई है। ये देखो दोनों चीजें हैं, ये वेब और ये फिर है। तो एक प्रोजेक्ट और बनाया और उसको स्टार्ट कर दी। तो अब हम सीखने जा रहे इस एपीआई को कंज्यूम कैसे करते हैं। देखो एक काम है एपीआई बनाना, वो आपको आ गया, टेस्ट करना आपको आ गया, एक आपका रोल हो गया बैकएंड डेवलपर। दूसरा रोल आता है किसी ने एपीआई बनाई है, अगर आपका काम इतना ही है कि क्लाइंट ने एपीआई कहीं से बनवाई है, आपको सिर्फ क्या करनी है कंज्यूम करनी। ये भी हो सकता है, फ्रंट एंड में यही तो होता है कि अब ये दूसरा रोल है, ये तो इत्तेफाक से बनाई भी हमने, लेकिन अदरवाइज किसी और ने बनाई हो हमने बनाई हो एक ही बात है। तो अब हम इसे कैसे कंज्यूम करें। तो पहली बात याद रखो, जब एपीआई को कंज्यूम करते तो उसी स्ट्रक्चर में डाटा आएगा। जैसे वहां से नेशनल पार्क आ रहे हैं तो यहां पे नेशनल पार्क जैसा मॉडल बनाना पड़ेगा, तभी डाटा रिसीव होगा ना। जैसा वहां से आ रहा वैसा रिसीव होगा। ट्रेल आ रही ट्रेल, अब ट्रेल आ रही वहां एम्प्लॉय में थोड़ी सेव करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि जो एपीआई है उसमें आपको क्या मिलेगा यूआरएल। क्या मिलता आपको यूआरएल। देखोगे एक बार रन करके, जैसे ये बैकएंड है, जैसे नेशनल पार्क है, इसका यूआरएल उठा लो, बताया था एग्जीक्यूट करोगे और जैसे एग्जीक्यूट किया और ये आपका वो यूआरएल है। तो नेशनल पार्क का यूआरएल ये है और ट्रेल तो ऊपर है, मिल गया। तो अब हम इसे कैसे करेंगे। आप ये बोलोगे अगर एपीआई किसी और ने बनाई है तो जो एपीआई को कंज्यूम करेगा उसे क्या पता नेशनल पार्क आएंगे ट्रेल। पहली बात, जब भी एपीआई का यूआरएल मिलेगा आप उसे स्वैगर में या पोस्टमैन में टेस्ट करोगे और वहां सारे मेंबर आ जाते हैं, देखा ही आपने पहला बार। दूसरा, कई बार एपीआई पेड होती हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में मिलती है, तो इसमें ये चीज है। नहीं तो अगर आपको यूआरएल मिला है तो स्वैगर में टेस्ट कर सकते हो, पोस्टमैन में यूआरएल चाहिए और क्या है, तो आप उस केस में क्या करते। तो अब आपका काम क्या है, ठीक। तो अब आप लोग कहां पे आओगे,
एक नेशनल पार्क वेब ऐप, ठीक। तो यहां पे इस एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है, अब हमने तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे एसडी नाम से, जहां हम सारे यूआरएल लिखा करें। तो वेब एप्लीकेशन में काम कर रही हैं, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया एसडी, पता ही है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, ठीक। ये वेब एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं आप, और यहां पे लिखा स्टैटिक, और यहां पे हम सारे यूआरएल लिखेंगे। अभी हमारे केस में 2 है, कई 10 होंगे, 20 होंगे, जितने भी हैं। कैसे लिखते हो, पब्लिक, यहां पे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और यहां पे एपीआई का बेस यूआरएल। क्या लिखेंगे हम लोग, एपीआई का बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल क्या होगा, तो यहां नजर मारो, इन दोनों का जो बेस यूआरएल है वो क्या है, वो यही हुआ ना, सेम है ना ये, तो ये बेस यूआरएल। तो जब प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, ये बेस यूआरएल, ठीक। उसके बाद ठीक, और लास्ट में स्लैश भी लगानी है यार। फिर आपका क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक, और नेशनल पार्क एपीआई पार्क, नेशनल पार्क एपीआई पार्क। तो यहां क्या आएगा, सबसे पहले एपीआई बेस यूआरएल प्लस एपीआई बेस यूआरएल प्लस डबल कोट्स के अंदर एपीआई स्लैश, क्या नाम है, अगर नेशनल पार्क है तो ये पूरा नाम आएगा ऐसे, ठीक। तो ये यूआरएल किसका बन गया, नेशनल पार्क। इसी तरह से यही आपका किसका होगा, ट्रेल। तो यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, बोलो, ट्रेल एपीआई पार्क, और यहां यूआरएल में क्या आएगा, एपीआई स्लैश ट्रेल। तो मैंने क्या किया, बेस यूआरएल एक जगह लिख दिया और बाकी यूआरएल कंकैटिनेट कर। इतने, कल को 10 होंगे तो हम एक जगह इस फाइल में लिख देंगे, स्टैटिक या ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद यहां कोई मैं डाटाबेस नहीं करूंगा, कोई कनेक्शन सिंक नहीं होगा, डाटाबेस तो हो ही रहा है यूज एपीआई में, सब कुछ हो रहा है यूज। अब आपको सिखाने जा रहे एपीआई क्या है, जस्ट यूआरएल। आप सिर्फ क्लाइंट को क्या दे रहे हो, यूआरएल, और मैंने यहां क्या लिखे, यूआरएल। पूरा यूआरएल भी लिख सकते, मर्जी है आपकी, 2 यूआरएल बना लो, जैसे नेशनल पार्क एपीआई पार्क, ट्रेल एपीआई पार्क, एम्प्लॉय एपीआई पार्क, डिपार्टमेंट एपीआई पार्क, सारे बना लो। पार्क पूरा दे दोगे जो मिलेगा, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में ये बात है, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक। अब हम बनाएंगे मॉडल। तो यहां पे प्रोजेक्ट में मॉडल्स फोल्डर बना हुआ, एक नेशनल पार्क
राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे नेशनल पार्क ए मॉडल, और इस नेशनल पार्क में वही मेंबर आएंगे सेम जो वहां से डेटा आ रहा है। देख ये देखो वही सेम है, याद होगा आपको, सेम वही आएंगे। ये लो नेशनल पार्क आईडी देख लो, नेम, स्टेट, पिक्चर, क्रिएटिव, ये जो डीटीओ में होंगे वही आएंगे ना यहाँ पे। तो पहली बात समझो, जैसा डेटा आएगा वैसा स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा, हमारे पास तो यूआरएल है, एक तरीका तो क्या है, उस यूआरएल को कॉपी करो, पोस्टमैन में उसे टेस्ट करो, नीचे आ रही है कॉलम देखा होगा आपने या स्वैगर में। दूसरा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन साथ में देते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला काम क्या है, जैसा डाटा आएगा उसको रिसीव करने के लिए वैसा स्ट्रक्चर चाहिए। एपीआई ने क्या किया, डाटा दिया, मैंने एग्जांपल दिया था एक कि आप जो है एक बोरी में भर के ट्रक में सामान रख दिया, दैट इज डाटा। जब वो पहुंचा वहां पे तो फिर बोरी से खोलोगे तो वैसा बनेगा जैसा एक्चुअल में था, यही तो हुआ। अब जब वहां पहुंचेगा तो वैसा तो होगा रिसीव। हमारे पास तो जेएसएन में डाटा आएगा, तो इसलिए अब एक और बनाएंगे ट्रेड मॉडल, बट यहां डाटाबेस नहीं यूज कर रहा, देखा कोई एंटी फ्रेमवर्क कुछ नहीं यूज किया मैंने। लिख लिए मेंबर सारे। अब उसके बाद एक और बनाएंगे, वही मॉडल्स पे राइट क्लिक करो, ऐड। अब ये सिंपल एमबीसी प्रोजेक्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं एपीआई, ट्रेल, ठीक। अब इस ट्रेल में भी आपके ट्रेल जो डीटीओ में होंगे, डाटा डीटीओ के थ्रू आ रहा ना हमारा, तो जो डीटीओ का डाटा होगा ये लो, और यहां पे भी वो आईडी, नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन, और यहां इनमरेशन बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी, वो दूसरा प्रोजेक्ट था, ये अलग प्रोजेक्ट है। मतलब हमारा डाटा डीटीओ के थ्रू आ रहा है, जैसा डीटीओ का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही मॉडल का स्ट्रक्चर हो। तो जो ट्रेल डीटीओ में वही कॉपी पेस्ट कर, बस वहां डिफिकल्टी टाइप क्यों नहीं दिया था, क्योंकि ऑलरेडी वहां था, इसलिए वहां पे एक, अब मैं यहां रिपोजिटरी बनाऊंगा, जेनेरिक रिपोजिटरी। और ये कैसी रिपोजिटरी बनाने जा रहा हूं आपको, जो मर्जी एपीआई हो, जिस लैंग्वेज में एपीआई बनी, जब भी उसे कंज्यूम करना, चाहे 2 एपीआई हो, चाहे 200 हो, चाहे 2 लाख हो, सबके लिए चलेगा। तभी तो क्या बनेगी, वो जेनेरिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे आपको जेनेरिक रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में यूज की, जेनेरिक रिपोजिटरी हमने स्टोर प्रोसीजर के लिए यूज की। अब जेनेरिक रिपोजिटरी, जेनेरिक का मतलब लगता है कि इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक नहीं है, कल को दूसरा प्रोजेक्ट है आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो यहां भी पहले रिपोजिटरी फोल्डर बनेगा, फिर बनेगा आई रिपोजिटरी।
तो यहां पे गए और ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इस पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया रिपोजिटरी और इसके अंदर सब फोल्डर बना लो, राइट न्यू और आई रिपोजिटरी। एक फोल्डर बना लिया रिपोजिटरी नाम से और एक फोल्डर बना लिया एक आई रिपोजिटरी। ठीक, अब हम आई रिपोजिटरी में बनाएंगे सबसे पहले एक आई रिपोजिटरी डॉट सी, जेनरिक बनानी है ना, तो आई रिपोजिटरी फोल्डर पे गए, ऐड क्लास और यहां चूज करो इंटरफेस और इसका नाम रखोगे आई रिपोजिटरी। आई रिपोजिटरी और यहां पे अब ये रिपोजिटरी जो है जेनरिक है, ये ट्रेल वाली एपीआई को भी कॉल कर सकती है, नेशनल पार्क भी या कोई और भी हो, तभी हम इसको क्या बनाने जा रहे हैं अब, जेनरिक। तो क्या बनाएंगे, तो वही सेम किसके साथ यूज होगी, नेशनल पार्क के साथ भी यूज हो सकती है। एक और ये आ गया, एक। अब यहां पे सबसे पहले गेट सिंक, ये फाइंड का है, तो ये क्या होगा, असिंक वगैरह यूज हो जा रहा है, बताइए मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए टास्क और गेट सिंक फाइंड। पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग यूआरएल और दूसरा पैरामीटर है इंट आईडी। तो ये गेट सिंक जो आपकी मेथड बनेगा ये फाइंड है, किसके लिए होगा, फाइंड, लेकिन ये पास क्या करेंगे इसमें, एपीआई का यूआरएल और आईडी। अब ये कॉल किसको करेगा, नेशनल पार्क का भी, गेट नेशनल पार्क या गेट ट्रेल या कल को कोई और भी हो, लिखा थोड़ी अभी यही होगा। तो ये था फाइंड का। इसी तरह से दूसरा आपका बनेगा डिस्प्ले, जिसमें क्या होगा, टास्क और आई इनम्बरेबल और यहां पे दे दिया टी और यहां आ गया और ये आपका क्या देंगे, स्ट्रिंग यूआरएल, इसमें आईडी, ये किसके लिए हो गया, डिस्प्ले के लिए, लेकिन ये डिस्प्ले ट्रेड के लिए भी चलेगा, नेशनल पार्क के लिए, तभी तो जेनरिक है। अब डी की कहानी पता, उसके बाद बनाएंगे क्रिएट अ सिंक, तो इसमें हम रिटर्न करेंगे बूलियन टाइप का क्रिएट अ स्ट्रिंग और यहां टी पास करेंगे और ये नाम दे दिया obj2 create, obj2 create। एक और ये obj2 अपडेट और यहां पे डिलीट, तो
यहां पे ओबीजे टू डिलीट, अच्छा डिलीट में आईडी पास कर। अच्छा एक चीज तो रह गई दोनों में, क्या यूआरएल को पास करना ही है, यूआरएल, और इसमें तो आईडी। यहां पे पहला पैरामीटर क्या देंगे, बोलो यूआरएल स्ट्रिंग यूआरएल, क्रिएट अ सिंक, अपडेट अ सिंक और डिलीट अ सिंक। और रिटर्न टाइप क्या है इसकी, बूलियन। पता ही है वहां ऐसे बनाए, लेकिन ये जेनेरिक रिपोजिटरी है, इसमें कहीं नहीं लिखा ये यूआरएल, कहीं नहीं लिखा ये एपीआई, सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे। अब हम बनाएंगे repository.cs। अगर ये जेनेरिक रिपोजिटरी तैयार होते तो लिख रहे हैं पहली बार, कल तो कॉपी पेस्ट पूरी रिपोजिटरी चलेगी, क्योंकि इसमें कुछ लेना चेंज नहीं करना। एक अब उसके बाद बनाओ आप रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया repository.cs, और यहां पे भी वही टी, और यहां पे इनहेरिट किया आई रिपोजिटरी टी और वही क्लास, और आई रिपोजिटरी आपका इंटरफेस है, तो ये इसका नेम स्पेस, और इस इंटरफेस को क्या कर दो, इंप्लीमेंट हो गया। अब यहां तक की कहानी तो पता, अब आगे क्या करना है, तो अब याद रखना है ASP.NET कोर के अंदर एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। तो इसके लिए एक इंटरफेस होता है IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री। अभी करूंगा, कल को एंगुलर पढ़ेंगे तो वहां ये सीखना पड़ेगा एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, तो वहां HTTP क्लाइंट होता है। कल को रिएक्ट पढ़ेंगे तो एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, वहां एक्सियोस होता है। ऐसे हर एक लैंग्वेज में अपना अपना होगा। तो अब यहां पे हम एपीआई को कोई डाटाबेस नहीं, कोई कुछ, तो क्या लिखना है, प्राइवेट HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, वही तरीका, बस इंटरफेस चेंज हो गया, ठीक। और यहां पे इसके कंस्ट्रक्टर में आ गए, और ये आपका HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और यहां पे अब यहां पे ये आपका आ गया तो यहां कोई डाटाबेस नहीं है। किसी भी एपीआई को कंज्यूम करना है, किसी भी लैंग्वेज बनिए, जावा, पाइथन, पीएचपी, नोड, IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री इंटरफेस यूज होगा। अब देखो ये इंटरफेस मैंने तो नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, इनका वही है जैसे हम लोग करते हैं, देखो अपना बनाया हुआ, DI का कंसेप्ट है पूरा। एक अब
अब आ जाओ क्रिएट अ सेव। तो एपीआई को जब एक्सेस करते हैं तो दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लाइंट से क्या जाती है? रिक्वेस्ट। क्लाइंट कौन है? वेब एप्लीकेशन। रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? एपीआई के पास। उसके बदले में क्या मिलता हमें? रिस्पॉन्स। पूरी बात समझो। अब रिक्वेस्ट क्या है? गेट पुट पोस्ट क्या हो सकती है, और उसके बदले में रिस्पॉन्स क्या आएगा? ओके, नो कंटेंट, क्रिएट अकाउंट, http नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट, दैट इज रिस्पॉन्स। पूरी बात समझेंगे यहां पे। तो क्रिएट पे आप आओगे। अब यहां पे आपने क्या करना है? तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? http रिक्वेस्ट मैसेज, वेर, ये क्लाइंट है ना इस समय, कौन? वेब एप्लीकेशन। वेर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू http रिक्वेस्ट मैसेज। और ये देखो, रिक्वेस्ट में बता दिया कौन सा मेथड है। अब ये क्रिएट अ सिंक है तो पोस्ट होगा ना, सेव का है। और ये क्या होगा? यूआरएल। ये क्या आपका यूआरएल। तो ये आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। अब इस रिक्वेस्ट के बदले में ये जो रिक्वेस्ट है, अब इस रिक्वेस्ट में कंटेंट जाएगा। देखो, ये रिक्वेस्ट कहां से जा रही है? क्लाइंट से। और ये सेव का कोड है, तो इस रिक्वेस्ट में डाटा जाएगा ना सेव के लिए। तो इसका मतलब इस रिक्वेस्ट में कंटेंट है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? एक कंटेंट जनरेट करेंगे। एक तो क्या लिखोगे? एक obj to create is not equal to null। अगर इसमें डाटा है, नॉट इक्वल टू नल तभी होगा। एक नॉट इक्वल टू नल, देन रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट। ये लेकिन डिस्प्ले और फाइंड में कंटेंट नहीं होता, उसमें तो आता है। तो पूरी बात समझेंगे। रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट, और इस कंटेंट में क्या आएगा? एक न्यू स्ट्रिंग कंटेंट। न्यू स्ट्रिंग कंटेंट। ठीक, अब ये जो कंटेंट है ये है obj टू क्रिएट। अब ये जो कंटेंट है, तो याद रखना डाटा तो नेटवर्क से पहुंचेगा। तो याद रखना नेटवर्क पे जो डाटा जाता है वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल सिंपल समझाता हूं पहले। जैसे आपने यहां से दिल्ली जाना है, एक नीचे बस खड़ी है, तो वैसे हम अपने झुंड में खड़े होते हैं, एक दूसरे जानते होते हैं। एक वो डाटा क्या होगा? नॉन सीरियलाइजेबल। लेकिन जब बस में बैठोगे तो प्रॉपर लाइन में बैठना पड़ेगा, दैट इज सीरियलाइजेबल। लेकिन जब बस से उतरोगे तो फिर वो डीसीरियलाइज हो जाएगा, फिर अपने ग्रुप बन जाएंगे। तो यही होता है ना। एक तो जो नेटवर्क में डाटा जाएगा
वो डाटा कैसा होना चाहिए, सीरियलाइजेबल होना चाहिए। अब ये सीरियलाइजेबल एक्सएमएल में भी होता था, बाइनरी में भी होता है, पर हम पढ़ रहे हैं जेएसएन यूज कर रहे हैं। तो यहां पे JSON जेएसएन कन्वर्टर होता है, जेएसएन कन्वर्ट। ठीक, तो ये आपका यूज होगा। अब इसके लिए आपको एक मेरे ख्याल से पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो नेटवर्क पे जो डाटा जाएगा ना, आप खुद ही देखो, जिस भी नेटवर्क से जा रहा है प्रॉपर मैनेज वे में होता है डेटा अंदर, बाहर जैसे मर्जी पड़ा। अब कोई सामान भेजना है, पैकेट ऐसे पड़े, लेकिन जब किसी गाड़ी में रखोगे तो प्रॉपर मैनेज करके रखोगे, दैट इज सीरियलाइजेबल। जब उतार लेते हैं फिर वो जैसे मर्जी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे यही है NewtonSoft.js और इसको इंस्टॉल कर। हो गया, तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया। ये देखो, अब क्लिक किया, ये ठीक। अब ये सीरियलाइज करेगा डाटा, नेटवर्क पे तभी जाएगा, तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल होना चाहिए। तो अब यहां पे इसका नेम स्पेस इंपोर्ट कर लो। अब इंस्टॉल हो गया। डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, और किसको सीरियलाइज करना है, ओबीजे टू क्रिएट। ओबीजे टू क्रिएट ये आपका आ गया। तो जेएसएन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऐसे डीसीरियलाइज होता है, कॉमा, और यहां पे उसकी इनकोडिंग बताओ किस तरह से। इनकोडिंग UTF-8 यही फॉर्मेट चलता है, इनकोडिंग। ठीक, इनकोडिंग डॉट टेक्स्ट नेमस्पेस डॉट UTF-8 ये इनकोडिंग का फॉर्मेट है जो ज्यादातर चलता है। और उसके बाद किस तरह से है, एप्लीकेशन /JS। एक में पता चल गया, बाकी में आसान है। ये लो, तो इस कंटेंट को क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट में सीरियलाइज करके हमने डाटा रख। एक, अब उसके बाद हम बनाएंगे क्लाइंट, where client और इजिकल टू http client factory dot create client। वो तो रिक्वेस्ट बनी थी ना अभी। एक, अभी हमने क्या बनाया, क्लाइंट। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक, तो यहां पे http रिस्पॉन्स मैसेज, और ये वेरिएबल आपने ले लिया, और यहां लिख देंगे आगे अवेट और क्लाइंट डॉट सेंड अ सिंक। ये देखो, जब अवेट लिखा तो असिंक आ गया यहां पे, पहली बात है। और ये देखो क्लाइंट डॉट सेंड अ सिंक, क्या, जो रिक्वेस्ट आपकी बनी है
उसके बदले में आपके पास क्या मिल गया, रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स में क्या आया होगा, क्रिएटिव, हमारा तो यही है, कुछ ऐसे है, या ओके होगा ऐसे। तो अब हम चेक करेंगे क्या रिस्पॉन्स है। एक तो इफ HTTP रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, और यहां पे सिस्टम डॉट नेट डॉट, और स्टेटस कोड क्या था इसका, क्रिएटिव। अगर ये करेक्टेड है, जैसे ओके में ओके लिखेंगे, नो कंटेंट में नो कंटेंट, अगर ये करेक्टेड है तो वही है, करेक्टेड है ना, क्रिएट एट राउट यूज किया था 204। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन आपका ठीक है, सेव हो गया, देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, बस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यही तो डाटा है जो सेव होगा डाटाबेस, तो इसमें ऑब्जेक्ट पास होगा, वो ट्रेल का होगा या नेशनल पार्क। अब आपको अपडेट का, आप बताओ अपडेट में क्या चेंज होगा। यहां पे हो जाएगा पुट, बोलो, यहां पे हो जाएगा obj2 अपडेट, और यहां पे आ जाएगा नो कंटेंट। रिस्पॉन्स क्या दे, नो कंटेंट था, याद करो। एक मतलब कहने का, अगर हम अपडेट, तो दो चीजें देखो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, पूरी बात समझोगे। तो जैसे आप इस पे आए अपडेट पे, ये अपडेट यहां पे, और इसमें क्या करो, देखो आपने लिखना है, पहला चेंज क्या आ गया, पुट, यहां पे से अवेट लगा हुआ, और ये चेंज हो जाएगा obj2 अपडेट, ये भी चेंज हो जाएगा obj2 अपडेट, और यहां पे नो कंटेंट। अगर हम डिलीट की बात करें, वहां आईडी होगा, obj2 अपडेट नहीं होगा, और
उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, नहीं होगा ना कंटेंट, उसमें सीधा रिस्पॉन्स होगा ओ। गेट में क्या होगा, कंटेंट होगा ही, सिर्फ रिस्पॉन्स होगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स आएगा उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। असाइनमेंट का क्या स्टेटस, पास नहीं, वैसे जॉब में भी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी तक प्रॉपर एक बच्चे ने दिखाई है क्लास में। कितने दिन हो गए? ये क्लाइंट बनता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है, वो क्लाइंट है एक, और ये 10 है। अब डिलीट में बताओ क्या क्या होगा। एग्जाम्पल, यहाँ ओबीजे डॉट डेटा तो जाएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा डिलीट, और यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल के साथ आईडी जाएगा। तो ये वाला कोड की हमें जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे रिस्पांस में क्या आएगा, ओके, एक देख लो, यही है सारा। अभी चेक हो जाएगा कौन सा है, डिलीट सिंक। अब देखो एक बार पता चल गया। अब ये जेनेरिक रिपोजिटरी है, नोटिस करो ये जो मैं करवा रहा हूं आपको, ये किसी भी लैंग्वेज की एपीआई को कंज्यूम कर सकता है, और जितनी मर्जी एपीआई। यहां कहीं नहीं लिखा नेशनल पार्क या ट्रेड, ये देखो ये आ गया। यहां फुट की जगह आ जाएगा, आपने लिखना बच्चे डिलीट, और यहां पे मुझे यूआरएल कंकैटिनेट कर, स्लैश प्लस आईडी। जैसे ये स्लैश आ गई, प्लस जो आईडी हम ऊपर से पास कर, तो स्ट्रिंग। और ये इफ की इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं जाए। एक ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं आराम से, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और यहां पे स्टेटस क्या होगा, ओ, क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं है। और इसमें आईडी कैसे पास होगा, यूआरएल से। आईडी कैसे पास होगा, यूआरएल। देखो एक असाइनमेंट सिंह होम पेज पे जो टोटल सोल्ड प्रोडक्ट है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर सबसे बिकने बताना। इसके लिए कोई नया कॉलम लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए कहीं पे भी नहीं, सिर्फ ऑर्डर डिटेल में जाके काउंट करना।
एक चेक बॉक्स, एक मल्टीपल एड्रेस और कुछ ऑर्डर की क्वेरी। दो डेट्स के बीच में सारे ऑर्डर आ जाएं, एक पेंडिंग ऑर्डर आ जाए, एक्सेप्टेड ऑर्डर आ जाए, ऐसे था। ये आपको दिया हुआ और एक दिया था मेल हो जाए जैसे ऑर्डर कंफर्म हो और फोन पे मैसेज आ, यही थे। अभी तो इसमें काम मिलना। अब ये देखो, ये पूरा प्रोजेक्ट एपीआई से, सबसे मजेदार चीज ये है, इसमें और कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको एक लॉजिक दूं, मान लो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया, मुझे सिर्फ इतना काम करना है, जो जो प्रोडक्ट जिसके ऑर्डर में है और वो ऑर्डर पेंडिंग है, उसको मेल चली जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है। कुछ नहीं करना, एडमिन में जाओगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे प्रोडक्ट आ रहे, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कोई भी और आगे डिसकंटिन्यू का बटन लगा। जैसे डिसकंटिन्यू पे क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, जिन्होंने उस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया हुआ और वो ऑर्डर अभी पेंडिंग है, बस उनको क्या चली जानी चाहिए, एक ईमेल कि ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक, अब ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं करेगा। यानी उसको क्या चली जाए, मेल भी चली जाए और फोन पे मैसेज भी चला जाए। तो एक असाइनमेंट और होगी, करनी है, पहले समझनी है बच्चे चीज। ये मुझे बैठे बैठे याद आया, मैंने दे दिया आपको। इसमें आप यह ना करना डाटाबेस में चेंज करना बैठना कुछ भी, ये सिंपल है। ड्रॉप लिस्ट में सारे प्रोडक्ट आ रहे, प्रोडक्ट चूज किया, मान लो कोई भी ए, आगे बटन लगा हुआ डिसकंटिन्यू, जैसे उस पर क्लिक करें, जिस यूजर के ऑर्डर में वो प्रोडक्ट है और वो ऑर्डर पेंडिंग है, बस याद रखना, पेंडिंग होगा तभी होगा ना, उससे पहला है, जिसका ऑर्डर पेंडिंग है उसको क्या चली जाए, एक ईमेल उस यूजर को, मान लो वो प्रोडक्ट दो यूजर के पास था, तो उन दो यूजर को मेल चली जाए कि ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है और फोन पे मैसेज, बस करना कुछ नहीं होगा बस। तो ये सारा काम कहां से होगा, ऑर्डर हेडर और ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर हेडर में यूजर आईडी भी है, उससे आप उसका ईमेल फोन नंबर उठा सकते हो और उसका ईमेल उसको करो। पता लग गया? मतलब कहने का एक पेज बनाना बच्चे, उसमें क्या करना है, ये देखो ऐसे एक यहाँ पे प्रोडक्ट और उसके लिए लगा लो आप यहाँ पे, आप टेबल में दिखाना चाहते हो, टेबल में दिखा, ऐसा जैसे आपके एक ऊपर मेन्यू एडमिन ही है ना, एक तो एक काम करने ज्यादा मत करो, कुछ नहीं, आपका एडमिन में प्रोडक्ट वाला है ना, प्रोडक्ट पे जाते हैं तो सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, हमने उसके आगे बटन लगाए हैं एडिट, डिलीट, एक और लगा लो डिसकंटिन्यू, बस कुछ नहीं करना। किस पे लगाना है समझ गए ना, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट का पेज जो बनाया हुआ
एडिट डिलीट और आगे लगा दो एक और बटन डिसकंटिन्यू। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो इमीडिएट एक जो ऑर्डर पेंडिंग है एक और उसके पास अगर वो प्रोडक्ट है तो उन यूजर को क्या चली जाए, ईमेल पे मैसेज, और मतलब ईमेल पे थोड़ा मैसेज है ना भाई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है, और दूसरा वहां पे एक। तो इस तरह से एक असाइनमेंट ये है और 4-5 महीने पहले भी तो उनको भी करोगे। और अभी तो बच्चे इसके भी मिलनी है बड़ी असाइनमेंट, अभी तो तैयारी कर रहा हूँ पूरी देख क्या क्या करना। और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ये कोई सिंपल नहीं है। सिंपल मतलब जो बनाने का तरीका है वो पता चल गया होगा ये कैसा बनने वाला है। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। तो मेरे को लगता है आपको कल बुला के कोई फायदा नहीं है, आगे जोड़ पीछे जोड़ वाली बात है। तो पहली बात आपके लिए तो छुट्टी है ही, मंडे को भी आओ, ट्यूसडे भी आओ, वेडनेसडे भी आओ।